تو قصہ یہ ہوا کہ وہاں دریائے سندھو کے پار کئی مارکے لڑنے اور فتح یاب ہونے کے بعد سکندر سن 326 قبل مسیح میں اپریل کے آخری دنوں میں ہنڈ کے پتن سے دریا کو پار کر کے یہاں موجودہ اٹک کے شمال میں پنجاب کی دھرتی پر وارد ہوا. یہاں ٹیکسلا کا راجہ امدی اس کو ایک دوست کی حیثیت سے خوش آمدید کہنے کو موجود تھا. سکندر نے اپنے رواج کے مطابق راجہ امدی کے لائے ہوئے جانوروں میں سے کچھ کی بھیٹ دی اپنے دیوتاؤں کو اور پھر یہاں سے شاہی قافلہ ٹیکسلا کی طرف چلا بڑی شان و شوکت کے ساتھ. ہاں ایک بات، آج کی طرح سکندر کا سفر کوئی 1-1.5 گھنٹے کا نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کے جغرافیہ دان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اونٹ، گھوڑے یا پیدل یہ سفر 3 دن لیتا تھا. ضلع اٹک کے شمال میں چھچ کا یہ میدان ہی ٹیکسلا جانے کے لیے سکندر کا رستہ تھا. زرخیز اور سرسبز چھچ. پرانی تواریخ میں چھچ کے میدان کا ذکر کئی دفعہ ملتا ہے. مثلا سن 1008 عیسوی میں محمود غزنوی کا سامنا راجپوت جنگجوؤں کے ساتھ اسی میدان میں ہوا اور یہیں اس کو مقامی فوج میں شامل گکھڑوں کے ہاتھ شکست بھی ہو جاتی اگر قسمت سے ایک جلتا ہوا تیر راجہ آنند پال کے ہاتھی کو نہ لگ جاتا اور وہ خوفزدہ ہو کر اپنی ہی فوج کو نہ رونت دیتے. اس سے پہلے شوینزانگ نامی چینی پروہت سن 631 عیسوی میں ادھر سے ہی ٹیکسلا کو آیا اور پھر سن 645 میں اسی رستے واپس اپنے ملک کو گیا. جہاں سکندر اور محمود فتوحات اور نام کما رہے تھے تو وہاں شوینزانگ اپنی مذہبی کتابوں کی تلاش میں برے صغیر میں گھوم رہا تھا. وہ سب چھوٹے بڑے لوگ ادھر سے ہی گزرے اور ان سب کی منزل عظیم شہر ٹیکسلا تھی.
टेक्सला के नाम के बारे में हमें माहिरीन ये बताते हैं कि उस जमाने के पढ़े लिखे लोगों की जबान पर इसका तलफ़्फ़ुज़ था टक्शासिला। अब सिल या सिला से मुराद हुई पत्थर या चट्टान, और टका या टक्शा यहाँ रहने वाली एक कौम का नाम बताया जाता है, यानी मतलब ये हुआ कि टक्कों की चट्टान। जाहिर है कि टेक्सला की गिर्द फैली हुई इन पहाड़ियों का एक तरफ इशारा था। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि तराशीदा पत्थरों का शहर, और इन कटे हुए पत्थरों की तरफ इशारा हो जिससे शहर के घर तामीर होते थे। लेकिन लफ्ज़ का मफहूम जो भी था, पढ़े लिखों का टक्शासिला आम लोगों की ज़बान पर टखासिला बन गया, और इसी लफ्ज़ को यूनानियों ने अपने तलफ़्फ़ुज़ में टैक्सला बनाया। सिकंदर के ज़माने का टेक्सला यही है जिसे हम आज भिड़ यानी टीला कहते हैं, क्योंकि खुदाई से पहले ये यकीनन एक टीला ही था। आर्यन ने लिखा कि टेक्सला सिंधु और झेलम दरियाओं के बीच सबसे आलीशान शहर था, और होता क्यों ना कि ये शहर इन अजीम शाहराओं के संगम पर वाक़या था, जिनमें से एक मशरक में पाटलिपुत्र यानी पटना से मगरिब में काबुल जाती, और ये सड़क वही थी जिसे बाद में हमने शेरशाह सूरी से मंसूब कर दिया और जर्नैली सड़क या ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया। दूसरी वो जो टेक्सला को जनूब में मुल्तान से मिलाती, और फिर वो जो कि कश्मीर से इधर को आती। तो यहाँ दूर दूर के सौदागरों की आमद और रफ्त की वजह से माल दौलत की रेल पेल थी। ये एक दौलतमंद शहर था, लेकिन ये खंडरात मामूली इसलिए नजर आते हैं कि सिकंदर के ज़माने के टेक्सला की खुदाई अभी तक पूरे तौर पर नहीं हुई। वो शहर यकीनन इस मैदान पर खासा फैला हुआ था। यही नहीं, इसके साथ मुल्हिक इबादत गाहें मिलकर शहर के फैलाव को और वसअत देती थी। इसके अलावा टेक्सला में मशहूर यूनिवर्सिटी भी थी, जो कि 8वीं या 9वीं सदी कबल मसीह में कायम होने के नाते बर्रे सगीर की सबसे कदीम आला दर्जे की दरसगाह थी। इस यूनिवर्सिटी का असल सुर्रा इम्तियाज ये था कि ये इस धरती की सबसे पहली अकामती दरसगाह थी, यानी यहाँ पढ़ने वालों के लिए रिहायशी हॉस्टल भी था। वो यूनिवर्सिटी जिसका हमें तारीख से पता चलता है, उसके खंडरात आज तक नहीं दरियाफ्त हो सके, लेकिन यकीनन शहर से ज़रा बाहर कहीं होगी। बहरहाल ये वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ से 7वीं सदी कबल मसीह में फारिग होने के बाद व्यास ने महाभारत, जो कि बड़े सगीर की एक अजीम किताब है, उसको किताबी शक्ल दी। उसके 100 साल के बाद गौतम बुद्ध के साथी और दोस्त जीविका ने यहीं से तिब की तालीम हासिल की और इंसानियत की खिदमत को निकला। उन्हीं दिनों में यानी 6वीं सदी कबल मसीह के अंदर पानिनी, जो कि दरियाए सिंधु के पार हंड के नज़दीक एक गांव का रहने वाला था, वो भी यहीं तालीम पाकर गया, और उसने पहली मर्तबा संस्कृत के ग्रामर के असूल और ज़ाब्ते मुनज़्ज़म तौर पर लिखे। वो मतलब ये है कि टेक्सला की यूनिवर्सिटी कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि यहाँ से बड़े बड़े दानिश्वर फारिगुल तहसील होकर गए। यहाँ पहुंचकर सिकंदर ने दस्तूर के मुताबिक अपने देवताओं को कुर्बानी दी और खेलों के मुकाबले करवाए। तब शायद तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि पंजाबी पहलवानों का सामना यूनानी हरीफों से जंग नहीं बल्कि खेल के मैदान में हुआ। सिकंदर, जो कि अरस्तु जैसे अजीम फलसफी का शागिर्द था, यहाँ पहुँचने से पहले ही टेक्सला के जिम्नोसोफिस्ट यानी नंगे फलसफियों की धूम सुन चुका था। इस जमाने के लिखने वालों ने हमें बताया कि ये फलसफी, जो कि सिर्फ एक लंगोट पहनते थे, शहर से बाहर जंगल में रहते थे। अपने फलसफे के मुताबिक ये लोग अपने वजूद को बहुत मुश्किलात में रखते ताकि सख्ती के आदी हो जाएं।
اگر یہ کبھی ٹیکسلا کے شہر میں آتے تو لوگ یہاں ان کی بڑی پذیرائی کرتے، کوئی ان کو کھانا پیش کرتا اور کوئی ان کے سروں میں تیل ڈالتا۔ اگر یہ کسی دکان سے کچھ لے لیتے تو دکاندار ان سے پیسے نہیں مانگتے تھے، اور اگر یہ کسی گھر میں چلے جاتے تو گھردار ان کی وہ قدر و منزلت کرتے کہ کیا کہیے۔ جو واحد چیز ٹیکسلا کے لوگ ان سے جواباً مانگتے تو وہ تھی ان کی عالمانہ گفتگو۔ ہر کوئی، خواہ وہ فوجی تھا یا کہ امیر تاجر کوئی، یا چھوٹا دکاندار تھا یا استاد، کوئی ترخان تھا کہ لوہار، ہر کوئی ان فلسفیوں کی عالمانہ گفتگو سے فیض حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یعنی یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں اہل علم کی ایک پوری جماعت عام لوگوں کی خیر اندیشی کی وجہ سے زندہ تھی۔ اب جو بات غور طلب ہے وہ یہ کہ اس زمانے میں 3 عظیم تہذیبیں تھیں، یعنی چین، فارس اور سندھو دریا کی دھرتی سندھیا، اور یہ وہ واحد ملک تھا کہ جہاں اہل علم کو اتنی قدر و منزلت تھی کہ وہ غم روزگار کے بغیر علم کے حصول کے اندر مصروف رہ سکتے تھے۔ اب چونکہ سکندر نے ان فلسفیوں کے بارے میں سن رکھا تھا، سکندر جو کہ ارسطو جیسے استاد کا شاگرد تھا، تو شروع مئی کی ایک تپتی دوپہر کو اس نے اپنے فلسفی جہاز ران ساتھی اونیسیکریٹس کو کہا کہ بھائی جاؤ اور ذرا ان فلسفیوں کو بلا کے لاؤ کہ ان کی دانائی اور علم و فضل سے میں بھی ذرا فیض حاصل کر سکوں۔ یہ تو نہیں پتا کہ ان فلسفیوں کی آماجگاہ تھی کہاں، لیکن یقیناً اس زمانے کے ٹیکسلا شہر سے باہر جہاں کھیت جنگل کو جگہ دیتے تھے، آج تک بہنے والی تمرا ندی کے پار ہی ان کی جگہ ہوگی۔ شاید یہی جہاں کے سکندر کے بہت سال بعد بھرما راجی کا یعنی ایمان رکھنے والے راجا کا اسٹوپا اور خانقاہ بنی۔ سو ادھر ہی اونیسیکریٹس اپنے ساتھ 3 ترجمان لے کر ان فلسفیوں سے ملاقات کرنے آیا۔ یونانی تاریخ میں یہ ہے کہ جس فلسفی سے سب میں پہلے اس جہاز ران کا ٹاکرا ہوا، اس کا نام یونانی تلفظ میں کالانوس تھا۔ وہ ایسے کہ وہ ہر آنے جانے والے کو اونچی آواز میں کلیان کا نعرہ لگا کر سلام کرتا تھا۔ تو کلیان نے اونیسیکریٹس کو کہا کہ ہاں تو تم ہمارا فلسفہ جاننے آئے ہو، تو سب سے اول ذرا کپڑے اتار کر ادھر ان تپے ہوئے پتھروں پر تو لیٹ جاؤ، پھر ہم تم سے بات چیت کریں گے۔ اس بات پر اونیسیکریٹس ابھی کچھ اضطراب کی حالت میں کھڑا تھا کہ ان فلسفیوں کے گرو مندانس نے آواز لگائی کہ اے کلیان، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں اور مہمانوں سے ایسے بات نہیں کرتے۔ اور ساتھ ہی اس نے اونیسیکریٹس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ ہم تمہارے بادشاہ سے بہت خوش ہیں کہ وہ صرف ایک جنگجو ہی نہیں ہے بلکہ اس کو علم کی پیاس بھی خوب ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ یہ فلسفی جو تھے ایسے ہی جنگل میں رہنے والے کوئی گنوار نہیں تھے، بلکہ ان کو خوب علم تھا کہ ان کے ارد گرد کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ دوسری بات جو مندانس نے بہت ہی کمال کی تھی وہ یہ کہ اونیسیکریٹس کو کہا کہ بھائی تم میرا فلسفہ سیکھنے تو ایک خام خیال کے ساتھ آئے ہو، میرا فلسفہ تم تک 3 ترجمانوں کے ذریعے کیا پہنچے گا؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ تم صاف پانی کو گارے میں سے گزارو اور توقع کرو کہ وہ شفاف ہی رہے گا۔ یعنی وہ جو دھوم سکندر نے ان فلسفیوں کی سن رکھی تھی
वो ऐसी कोई फजूल बात नहीं थी। मंदानिस ने बहरहाल अपने मेहमान से खुशी और गम की असलियत के हवाले से गुफ्तगू की और फिर पूछा कि आया वहाँ यूनान में भी इस किस्म की सोच है। जब ओनेसिक्रिटोस ने उसको बताया कि माजी में फिथागोरस और सुकरात इसी फलसफे के हामी थे, बल्कि ये कि इसका अपना उस्ताद डायोजनीस भी यही दर्स देता था, तो गुरु ने कहा कि ये अच्छी बात है कि तुम लोग भी दानाई से वाकिफ हो। लेकिन उसने कहा कि एक बात जो यूनान के लोग गलत करते थे कि वो जर्क बर्क कपड़े पहनते थे और अपने वजूद को ऐश व इशरत का आदी बनाते। इस गुरु की नज़र में वही घर यानी वजूद बेहतरीन था जिसको कम से कम मरम्मत और देखभाल दरकार हो। फिर ओनेसिक्रिटोस ने टैक्सला के फलसफियों को अपने बादशाह के साथ दावत दी खाने की। इनमें से दो ने ये दावत कबूल कर ली और उन्होंने सिकंदर के दस्तरखान पर बहस कर नहीं बल्कि एक एक टांग पर खड़े होकर खाना खाया। दुख शनीद के बाद सिकंदर ने उनसे दरख्वास्त की कि वो उसके साथ शामिल हो जाएं और आगे सफ़र करें ताकि वो उनके इल्म फजल से और ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मंदानिस ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन कल्याण सिकंदर के काफिले में शामिल हो गया और कोई 1.5 साल बाद फारिस में सूसा के शहर में जाके वो इस दुनिया से रुखसत हुआ। वहाँ जो उसने बातें की वो हम बाद में कभी इसका जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ टैक्सला में ये हुआ कि इस शामिल हो जाने की वजह से कल्याण की इज्जत लोगों की नज़र में बहुत गिर गई, क्योंकि आम गुमान ये था कि कल्याण ने माल और दौलत की लालच में ये शमूलियत इख्तियार की है, जबकि इनकार करने की वजह से मंदानिस लोगों की नज़र में और ज़्यादा अजीम हो गया। सिकंदर के यहाँ से गुजर जाने के 20 साल बाद ही यहाँ टैक्सला में ये मशहूर था कि जब ओनेसिक्रिटोस ने मंदानिस को सिकंदर की दावत पेश की तो उसके साथ ही इनाम और इकराम का लालच भी दिया और ये भी बताया कि अगर उसने दावत ठुकराई तो उसका सर काट दिया जाएगा। जवाबन मंदानिस ने कहा कि सिकंदर मेरा सर काट भी दे तो क्या, कि मेरी रूह तो नहीं मार सकेगा, और मेरी रूह इस फटे हुए लिबास यानी इस थके हुए वजूद को छोड़कर मालिक से जा मिलेगी। तो ओनेसिक्रिटोस तुम जाओ और सिकंदर से कहो कि इसके पास ऐसी कोई शय नहीं जिसकी मंदानिस को जरूरत हो। हाँ, अगर सिकंदर को मंदानिस से कुछ चाहिए तो वो खुद चलकर यहाँ आए। इस किस्म की बात पर हम आजकल के बादशाहों और सरदारों का रद्द अमल तो कुछ जानते ही हैं, लेकिन सिकंदर को ऐसे ही यकीन नहीं माना गया था कि अभी जब वो सिर्फ 20 साल का लड़का था और उसने यूनान के शहर कोरिंथ को फतह किया तो वो वहाँ रहने वाले फलसफी डायोजनीस को मिलने गया। पता चला कि फलसफी समुद्र के किनारे लेटा धूप ताप रहा है। सिकंदर उधर कोई गया, एक शोर पड़ गया कि बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है। लेकिन उस जमाने के फलसफी भी खूब होते थे कि डायोजनीस को कोई फर्क ना पड़ा। करीब पहुंचकर सिकंदर ने बाअदब होकर पूछा कि ऐ उस्ताद, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? तो डायोजनीस ने एक शान बेनियाजी के साथ कहा कि हाँ, जरा धूप छोड़ के खड़े हो जाओ। और सिकंदर की अजमत ये थी कि वो वाकई धूप छोड़ के खड़ा हो गया। शायद यहाँ भी उसने कोई इसी किस्म का हरबा इख्तियार किया हो, क्योंकि हमें ये पता है कि 2 फलसफियों ने सिकंदर की खाने की दावत कबूल की थी। क्या पता टैक्सला के अजायब खाने में लगी हुई ये चंद मूर्तियां उन अजीम फलसफियों में से कुछ की हों कि जिनको मिलने के लिए सिकंदर ने अपने जहाजरान ओनेसिक्रिटोस को मई की उस गर्म दोपहर को भेजा था। एक और दिलचस्प बात जो हमें उसी ज़माने के एक तारीखदान प्लूटार्क से पता चलती है वो ये कि एक दिन एक नौजवान को पकड़कर सिकंदर की खिदमत में पेश किया गया। पता ये चला कि ये यूनानी छावनी के अंदर घूम फिर रहा था और
यूनानी फौजियों को अजीबोगरीब खबरें सुना रहा था। सिकंदर ने उससे एक ही मुलाकात के अंदर उसको एक गुस्ताख छोकरा समझकर दरबार से निकलवा दिया। उसके बाद ये जांबाज यहाँ टैक्सला से फरार हो गया। तारीख हमें ये बताती है कि इस नौजवान का नाम था चंद्रगुप्त, वही चंद्रगुप्त जिसने आगे चल के मौर्य खानदान की बुनियाद डाली। तारीख से हमें यह भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त मशरिक की अजीम सल्तनत मगध का फौज का मुलाजिम था और यहाँ उसका मिशन ये था कि वो यूनानी फौजियों में मगध की फौजी और माली वसाइल की ताकत के हवाले से एक सरासुंदगी फैला दे। तो वो इस मिशन में कितना कामयाब हुआ ये हमें आगे चल के पता चलेगा। इस दौरान ये भी हुआ कि मौजूदा हजारा का वो राजा अभिसारस कि जिसकी फौज वहाँ सवात में पख्तूनों की मदद को जा रही थी, लेकिन सिकंदर की फुर्ती की वजह से ना पहुँच सकी, तो उसने भी अपने भाई को सिकंदर के दरबार में सुलह के लिए भेज दिया। टैक्सला के राजा अम्बी से तो पहले ही दोस्ती थी, तो अब सिकंदर को यहाँ कम अज कम कोई खतरा नहीं था। तो दस्तूर के मुताबिक उसने यहाँ भी उन जख्मी और बूढ़े यूनानी फौजियों को आबाद किया जो कि मजीद फौजी नौकरी के काबिल नहीं रहे थे। हमें सिकंदर के जर्नैल नियारकस से ये पता चलता है कि इस शहर में चोरी चकारी बिल्कुल नहीं थी। वो बताता है कि लोग घरों से जाते हुए ताला वगैरह बिल्कुल नहीं लगाते थे, ना ही कारोबारी मामलात में कोई गवाह होते थे या कोई लिखत पढ़त। इसके बावजूद भी टैक्सला की अदालतों में धोखाधड़ी के कोई मुकदमात नहीं थे, क्योंकि इस शहर के लोग झूठ और फरेब को बिल्कुल जानते ही नहीं थे। एक और माखज से हमें यह भी पता चलता है कि टैक्सला शहर में बुद्ध के पैरोकारों के अलावा ब्राह्मण भी रहते थे, क्योंकि यहाँ सती का रिवाज था, यानी बेवा का अपने मुर्दा खावन की अर्थी पर जल जाने का रिवाज। और यहाँ ऐसे लोग भी थे जो अपने मुर्दों को कौओं गिद्धों को डाल देते थे, यानी जरतुश्ती। टैक्सला में इस्तेमाल हथियारों के बारे में भी हमें जर्नैल नियारकस से ही कुछ पता चलता है। वो ये कि यहाँ तलवार जो थी वो चौड़े फल वाली थी, जिसकी लंबाई तकरीबन 5 फुट थी, बल्कि 5 फुट से कुछ ऊपर ही, और उसको दोनों हाथों से चलाया जाता था। जाहिर है ऐसी लंबी तलवार यहाँ पेटी में नहीं बल्कि कंधे के ऊपर पीछे पीठ पर टांगी जाती थी और उसको दोनों हाथ से यूँ निकाला जाता होगा। कमान जो इस्तेमाल में थी वो तीरंदाज के कद के बराबर लंबाई में थी, जिसका निचला हिस्सा पैर से दबा कर रखा जाता था जमीन पर तीर चलाने के लिए, और जो तीर था उससे निकलता वो 3 गज लंबा था कि हर किस्म की जरा बख्तर को फाड़ कर हदफ पर पहुंचे। इसके अलावा टैक्सला के लोग अपने दिफा के लिए एक ढाल भी इस्तेमाल करते थे जो कि बांस की बंधी हुई थी और उसके ऊपर मजबूती के लिए बैल का चमड़ा चढ़ा होता था। टैक्सला के अमीर लोग कानों में हाथी दांत के बाले पहनते थे, मर्द अपनी दाढ़ियों को सुर्ख, जामनी या सब्ज रंगते थे, और यकीनन जिनको आज यूरोप में पंख कहा जाता है, तो तारीख में पंख की पहली मिसाल यही टैक्सला के मर्द थे। इनके जूते सफेद चमड़े के होते थे, और जैसा कि आजकल देसी जूते पर धागे के काम का रिवाज है, वैसे ही तब था। लेकिन टैक्सला में एक रिवाज ये भी था कि जूते का तला मोटा हो ताकि पहनने वाले का कद जरा और ऊंचा लगे। अमीर लोगों के लिबास में सोने के धागे की कशीदाकारी होती थी और कभी कभी इनमें कीमती पत्थर भी जड़े होते थे। और जब ये बांके शहर में घूमने निकलते तो एक मुलाजिम इनको पंजाब की तेज धूप से बचाने के लिए इन पर छतरी की छांव किए रखता। तो यूँ टैक्सला में कोई 2 हफ्ते रुकने के बाद सिकंदर ने आगे की ठानी। इस हवाले से एक बात बताता चलूँ कि ये जो हर छोटे बड़े शहर में मुकामी तारीखदान किस्सा सुनाते हैं कि सिकंदर उनके वहाँ कोई 6 महीने रुका, ये सिर्फ फर्जी दास्तानें हैं, क्योंकि अगर वो हर शहर में ही 6-6 महीने रुकता तो वो अपनी हिंदुस्तानी मुहिमात से कभी भी 2 साल के अंदर अंदर फारिग ना हो सकता। बहरहाल सिकंदर यहाँ से चला आगे के लिए, लेकिन हम कुछ देर को सिकंदर को छोड़कर टैक्सला में रुकते हैं, क्योंकि हमने अभी इस शहर के बारे में कुछ और भी जानना है। उसके लिए अगले हफ्ते